देंगे ना। वीआरएमएस क्या, वीआरएमएस क्या होता है, अपन ऐसे कर लेते हैं ना तो सारे डाउट्स दिखेंगे भी। वीआरएमएस जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय एम। अपन इसको लिख सकते हैं 3 PV अपॉन RT, PV अपॉन एम। और इसको अपन लिख सर सकते वो हैं, ऊपर का नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं ना, देख लूंगा ना अभी। अच्छा तो कैमरा सेट नहीं है अभी, रुको मैं कैमरा को थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट अब कर देता हूँ, हो गया सेट, ठीक है बस। अच्छा ठीक है, अब देखो 3 PV, अब होता क्या ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अपन क्या करेंगे भाई, मास अपॉन वॉल्यूम के लिए तो वॉल्यूम अपॉन मास को 1/डेंसिटी लिखते हैं। लो भाई हो गया। अब बस अपन को एक बात ध्यान रखना कि एमकेएस वैल्यू में हो ये डेंसिटी और ये, तो अपन को एमकेएस वैल्यू में दोनों गिवन है ना, एमकेएस वैल्यू में फिर तो अपन को कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया। 3 प्रेशर अपन को गिवन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 ये गिवन है, डिवाइड बाय डी लिखा हुआ है 4। लो भाई आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा ही आंसर आ गया। अब दूसरा चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछा है किसी ने। द मास ऑफ मॉलिक्यूल ए इज ट्वाइस द मास ऑफ मॉलिक्यूल बी। ठीक है भाई, मास ऑफ ए 3 है, ये E2, ये E3 है। तो द मास ऑफ ए इज, सो मास ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ बी। ठीक है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ बी। सो वी आरएमएस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी आरएमएस ऑफ बी। ये दोनों ही वी आरएमएस है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, if two containers of equal volume have the same number of molecules, the ratio of their pressure will be। ठीक है भाई, अब अपन कहेंगे उसमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ द प्रेशर बता दो, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसके लिए दोनों का क्या कह रहा है ये, इफ द वॉल्यूम ऑफ इफ टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बी के लिए कर लेते हैं। That is PA is equal to PA VA is equal to 1/3 MN VRMS square। ठीक है, और इसमें अब ये मास अपन को गिवन था, है ये मास था, मास अपन को गिवन है ट्वाइस द मास ऑफ एम। तो अब अपन लिखेंगे PB VB इज इक्वल टू, अच्छा वॉल्यूम भी अपन को गिवन है, सो अपन को गिवन है कि PV VB और इज इक्वल टू 1/3 MN V स्क्वायर, VB स्क्वायर। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी आरएमएस ऑफ बी। ठीक है, तो ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे देख भाई ये वॉल्यूम नहीं, ये वेलोसिटीज है, ये वेलोसिटीज है। अब वॉल्यूम दोनों का सेम है, क्वेश्चन में अपन को गिवन है इक्वल वॉल्यूम एंड सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इक्वल वॉल्यूम एंड सेम, ये कांस्टेंट है, मतलब VA अपॉन N इज इक्वल टू 1/3 M। अब 3 को भी उधर ले जाओ कांस्टेंट के लिए, सो 3V इधर ले गया है, ये भी कांस्टेंट है, तो अपने पास क्या आ गया ये, दैट इज MA इंटू VA का स्क्वायर, ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय PA, तो ये कांस्टेंट है। ये भी कर लेता हूं 3VB अपॉन N, ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो MB इंटू VB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PA। लो भाई ये दोनों कांस्टेंट तो इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो मास आप MA की जगह MB लिख लेना, मतलब MA इंटू VA का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PA इज इक्वल टू MB इंटू VB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, PB। अब अपन तो MA और MB का रेशियो गिवन है, तो इसको लिख लेते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ MB इंटू VA का स्क्वायर। अपन को VA भी गिवन है, ट्वाइस ऑफ VB, ट्वाइस ऑफ VB का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ VB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PA इज इक्वल टू MB इंटू VB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये 2 है और ये 4 आएगा आपके पास, सो 8 इंटू MB इंटू VB का स्क्वायर
डिवाइड बाय पी ए इज इक्वल टू एम बी इंटू वी बी का स्क्वायर डिवाइड बाय पी। ये तो कैंसिल हो गया। लो भाई आपके पास रेशियो आ गया। मुझे नहीं लगता मुझे आगे बताने की जरूरत है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन, अब E3 के बाद आपने मुझे E5 भी पूछा है और E5 के बाद E6, ठीक है, तो बता देंगे भाई E5 में क्या गिवन है, द काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अपन से पूछा एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अपन ने पूछा है, सो दैट विल बी इन जूल्स। सो अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो ये होती है 3/2 kT, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो पर मॉलिक्यूल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे 3/2 ले लेते हैं, k का वैल्यू होता है R/Na होता है इंटू टी कर देते हैं। अब जूल्स में तो R लेंगे ही अपन, तो जो k लेते हैं अपन वो जूल्स में ही तो लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे 3/2, R का वैल्यू हो गया 8.314, Na अपन को पता है क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई बाय टी अपन को गिवन है कितना, गिवन है टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू 27 मतलब 300। लो भाई आपका आंसर आ गया, खत्म। अब बाकी आप कर लो। E6 की बात कर लो। E6 में आप पढ़ोगे, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द प्रेशर exerted by the gas is proportional to the mean square velocity of the gas। ठीक है भाई, the pressure exerted by the gas is mean square velocity नहीं, the pressure exerted by the gas is directly proportional to the RMS velocity of the gas, मतलब square of RMS velocity of the gas। लिखा था PV is equal to MRT लिखता ना, PV is equal to 1/3 mnv square, ये VRMS का स्क्वायर ही तो होता है। हो गया बस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, RMS वेलोसिटी गिवन है ऑफ अ मॉलिक्यूल proportional to the square of the RMS velocity of the gas। Okay. So the pressure exerted by the gas is proportional to the mean velocity of the gas। No, the pressure exerted by the gas is proportional to the RMS velocity of the square of RMS होना चाहिए। The RMS velocity of the molecule is inversely proportional to the temperature। No, it is directly proportional। The mean translational kinetic energy, मतलब kinetic energy of a molecule is proportional to the absolute temperature। D is correct। B वाला इसलिए अपन गलत बोल देंगे क्योंकि वो रूट मतलब ऐसे हो जाएगा, रूट ऑफ P is directly proportional to VRMS। अपन को स्क्वायर या फिर आपको स्क्वायर लिखना होगा भाई, P is directly proportional to the square of RMS velocity। बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू 3/2 R। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। 3/2 R तो कांस्टेंट। सो दैट इज, तो E6 अपन को पता चल गया क्या है। अब अपन चलते हैं F पे। F पे आपने F2 F3 F6 सारे पूछ लोगे क्या, 7 8। अरे ये तो मोल कॉन्सेप्ट है, ये तो मोल कॉन्सेप्ट है, बताओ इसमें क्या पूछना था, तो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है ये तो। F2 500 ml of hydrocarbon is burnt in excess of oxygen। ठीक है भाई, हाइड्रोकार्बन मेरे पास है, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर देता हूं। Yield 2500 ml of CO2 and 3 liter of water, volume being measured at same temperature and pressure। The formula of hydrocarbon होगी x plus y/4। आपने बताया था, यही तो आपने सिखाया था पहले, और उसके बाद ही ज्योमेट्री पढ़ा था, CO2 plus y/2 H2। लो भाई हो गया। अब ये क्या बोल रहा है अपन को, इसका 500 ml था, तो ये कितना यूज होगा 500 into x plus y/4, ये कितना होगा 500x, ये बर्न हो जाएगा ना ऑक्सीजन से, और ये कितना बनेगा 500/2। ये मुझे गिवन है कितना 2500, ये मुझे गिवन है कितना 3 लीटर था ना 3000। लो भाई x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू इधर 6000 डिवाइडेड बाय दिस, सो y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 500y डिवाइड बाय 2 मतलब इज इक्वल टू 6000, तो 12 आ गया, हो गया, खत्म हो गया। C5H12 आंसर हो गया। अब F3 भी पूछा है, F3 बता देता हूँ।
अब लिखा हुआ है 7.5 ml of gaseous hydrocarbon was exploded with the 36 ml of oxygen. नहीं, F3 पूछा है 15 ml of hydrocarbon was required for complete combustion in 357 ml of air and the gaseous product occupy 327 ml. What is the formula of hydrocarbon? फिर formula of hydrocarbon है तो ठीक है, फिर लिख लेते हैं वही formula CXHY plus X plus Y by 4 into O2 होता है is equal to X CO2 होता है plus Y by 2 H2 होता है। लो भाई हो गया। अब अपन को वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका 15 ml, हाँ तो ठीक है ना, इसका 15 ml अगर है तो इसका 15 ml अगर यूज होगा, इसका 1 ml यूज होता है तो इसका x plus y by 4 यूज होता है, तो इसका 15 ml है तो ये कितना यूज होगा 15 into x plus y by 4, ये कितना होगा 15 ml, ये 15 x ml बनेगा, ये कितना 15 y by 2 ml बनेगा, लेकिन ये तो लिक्विड है कह रहा है अपन को क्वेश्चन में, ठीक है। एनटीपी पे मेजर करना होगा 0 डिग्री पे, वाटर तो फ्रीज हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। अब ये अपन से कह रहा है 15 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन इज बर्न वाज रिक्वायर्ड कंप्लीट कंबशन के लिए 357 ml ऑफ एयर। अच्छा, प्योर ऑक्सीजन नहीं कह रहा, वो कह रहा एयर, मतलब O2 प्लस N2 का टोटल जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 357, और इसमें से 21% ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन इज इक्वल टू 357 का 21%, ये O2 है, इसमें इतना O2 रिक्वायर्ड होता है, 75 ml आ रहा है ऑलमोस्ट, तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर इसको बर्न करने के लिए इसका 75 ml, मतलब जो उसने एयर से बर्न किया जिसमें 21% टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ये लिया, जिसमें 21% क्या था ऑक्सीजन, उतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। अपन कहेंगे ठीक, मेरे पास एक इक्वेशन आ गया कि भाई ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है वो ये है, एक इक्वेशन है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने जब इसको कंबशन किया, द गैसेस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, मतलब बनने के बाद जो गैसेस प्रोडक्ट ऑब्टेन मिलेंगे ना अपन को, वो कितना होता है 327। बचे हुए गैसेस जो हैं, इसमें से ये 75 ml तो O2 हो गया, तो बचा हुआ गैसेस क्या होगा, ऑक्सीजन तो बर्न हो गया, ये भी बर्न हो गया, तो बचा हुआ गैसेस क्या होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। सो गैसेस प्रोडक्ट लेफ्ट इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ O2, नहीं वॉल्यूम ऑफ N2 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO। अब वॉल्यूम ऑफ N2 तो मुझे पता है कितना है भाई, गैसेस प्रोडक्ट कितना बता रहा है वो, दैट इज 327 ml, ये मुझे गिवन है। वॉल्यूम ऑफ N2 तो मुझे पता है कितना है, CO2 मैं कैलकुलेट कर लूंगा, दैट इज 15x। ये कितना है, तो अपन कहेंगे ये तो हो जाएगा भाई, कितना लिया था आपने 357, 75 ml तो ऑक्सीजन था, तो माइनस कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ, और इधर 15 में से 7 तो 3 और 5 8 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा एक इधर तो 20 282। चलो भाई 282 है, लो भाई x आ गया, x आ गया तो y बता देना इसमें सब्स्टिट्यूट करके, मेरे पास एक इक्वेशन है, x और y कैलकुलेट कर लेना। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है कि पूरा ये रिएक्ट करने के लिए कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन, पूरा जलाने के लिए, कंबशन मतलब जला देना, तो पूरा जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए 75 ml, तो उसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली देने के बजाय अपन को क्या दे दिया, एयर बोल दिया कि भाई उसमें एयर है, राइट। अब अपन को चाहिए F4, F4 वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली अपन ने सेम क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वो अपन ने शायद 12 ml से किया हुआ है, इसने अपन को 7.5 ml से किया, तो एग्जैक्टली जैसे कोई क्लास में किया हुआ है उसमें उसकी जगह ये डाटा डाल दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। F4 वाला एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही था, क्लास में किया हुआ ना जैसे अपन ने, उस टाइप से है। तो अब एक बार क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके देखना, अगर नहीं आएगा तो बता दो, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है कि 7.5 ml है, इसमें ऑक्सीजन एक्सेस में होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिमेन्ड इज 28.5, अपन ने शायद वहां पर मुझे जैसा याद है 72 ml लिया था, और 15 ml KOH वहां पर 36 ml KOH था, तो उस टाइप से अपन ने लिया था। तो एक बार देखो, ठीक है, मैं F5 भी एक बार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली अगर F5 पूछे ही नहीं,
अपन F5 नहीं करेंगे, F6 करते हैं। अब F6 में LPG इज अ मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, नॉर्मल ब्यूटेन तो ऐसे होता है, आइसोब्यूटेन ऐसे। स्कूल में थोड़ा आयुर्वेद नेमिंग पढ़ाया होगा ना आपको, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ऐसे पढ़ाया। दोनों का मॉलिक्यूलर मास C4H10 होगा, C4H10 होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो उतना ही रहेगा ना, 58 ग्राम्स। तो ये कह रहे हैं कि once LPG is a mixture of this and this, the volume of oxygen needed to burn 1 kg of LPG at NTP। हाँ तो ये तो हो गया, NTP लिखा है तो 22.4 का यूज करेंगे। तो अब इन दोनों में से किसी को भी बर्न करो, मैं तो ऐसे लिखने वाला, दोनों एक ही बात है। इसको O2 से रिएक्ट करूंगा तो जितना कार्बन होता है उतना CO2 बनता है, और जितना हाइड्रोजन होता है उसका आधा ये बनता है। सो फोर इधर 8 + 5 दैट इज 13, ये 13/2 हो। अपन को बताना है ऑक्सीजन का अमाउंट, कितना ऑक्सीजन लीटर्स में अपन उसको यूज करेंगे। तो अपन ये देखो, इसका 1 मोल इसके 13/2 मोल के साथ, इसका वेट गिवन है मुझे 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो डिवाइड बाय 58 इसके मोल्स हो गए, ये इसके मोल्स। अब जितने मोल्स इसके होंगे, इसके मोल्स कितने होंगे, तो अपन को लिखना आता तो है मोल्स ऑफ दिस डिवाइड बाय 1, मोल्स ऑफ दिस डिवाइड बाय 13/2। तो इसके मोल्स कितने आ गए अपने पास, तो इसके मोल्स हो गए 13/2 into 1000 डिवाइड बाय 50, ये इसके मोल्स हो गए ऑफ O2। तो मास ऑफ O2 क्या होगा, मास नहीं वॉल्यूम अपन को चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा, एट STP 13/2 into 1000 डिवाइड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर देते हैं। लो भाई आ गया आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। वॉल्यूम पूछे तो आपने बता दिया, मैंने भाई अपने रिएक्शन लिखा, इसको अब इसको बंद करो या इसको बंद करो, हमें क्या फर्क पड़ता है, दे आर आइसोमर्स ना, दोनों का ये नॉर्मल ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, तो ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो टोटल 1 kg गिवन था, इसके साथ रिएक्शन कर पाएंगे। F7 भी पूछा है, F7 में अपन को गिवन है, दैट इज if in an experiment 100 ml of ozonide oxygen was reduced to 40 ml when treated with turpentine oil। देख भाई, ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब है O3 एंड O2, दोनों का वॉल्यूम मुझे 100 ml गिवन है, और जब अपन ने इसमें टर्पेंटाइन ऑयल ऐड किया ना, तो 100 से वो कितना हो गया 40 ml। तो टर्पेंटाइन ऑयल तो ये एब्जॉर्ब करता है, तो 40 ml बचने का मतलब है कि ऑक्सीजन बचा होगा, क्योंकि टर्पेंटाइन ऑयल तो ओजोन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हमें वॉल्यूम पता चाहिए। What would be the increase in volume if the original sample is heated until no further change is carried out at the same temperature pressure। तो अपन को इंक्रीज इन वॉल्यूम बताना है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे होगा, आप O3 को O2 में कन्वर्ट करेंगे। लो भाई, तो कितना O3 है अपने पास, 60 ml, ये तो है ही अपने पास। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका 2 लीटर, इसका 2 ml, इसके 3 ml देता है, तो इसका 60 ml, इसके कितने ml देगा, तो अपन करेंगे 3/2 into 60 कर देंगे, सो ये जाएगा 3 6 18 ना, तो 3/2 into 90 ml हो गया। अब टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट, O2 प्रेजेंट है, टोटल O2 प्रेजेंट कितना हो गया, अब अपने पास पहले से O2 इनिशियली प्रेजेंट प्लस O2 फॉर्म, क्योंकि O2 तो फॉर्म भी हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, O2 इनिशियली कितना प्रेजेंट था 40 ml, अब कितना है 90 ml, टोटल कितना हो गया 130 ml। तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ, पहले कितना था 100, तो माइनस कर लो 130 बन गया, 100 था 30 ml आ गया। ये लो भैया, ये आपका क्वेश्चन, ये अपन ने क्लास में मैंने बताया तुमको, डिक्रीज होगा तो क्या करना है, इंक्रीज होगा है तो क्या करना है। आई थिंक जिसने पूछा होगा वो क्लास में नहीं था, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली अपन ने क्लास में ये सारी चीजें जो तुम पूछ रहे हो ना, यही सारी चीजें तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हुई है, क्योंकि ये तो मूल कॉन्सेप्ट है, मैंने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं ये सारे। चलो दूसरा देखते हैं, F8।
If it's a mixture of methane and carbon monoxide requires, मेरे पास मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, CH4 and CO है. Methane and carbon monoxide requires 1.7 times of its volume of oxygen for complete combustion. ठीक है भाई. अब इसके मोल्स मान लो A है और इसके मोल्स मान लो B है, या इसका AML है और इसका B. AB की जगह X और Y लेते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि अपन, ये XML है और ये YML है. अब दोनों का कंबशन की बात कर रहे हैं तो लिख देते हैं कंबशन कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, ये O2 से रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा और H2 बनाएगा, लो भाई बैलेंस हो गया. ये भी O2 से रिएक्ट करेगा तो हाफ O2 लेंगे अपन, तो ये CO2. ये तो लिक्विड होगा तो वो अपन हटा देंगे उसको, क्योंकि ऑल वॉल्यूम आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है. सो a mixture of methane and carbon monoxide required 1.7 time of its volume of oxygen for complete combustion. What is the ratio of CH4 and CO by volume in the mixture? ठीक है. इसके x वॉल्यूम के साथ इसका 2x वॉल्यूम यूज होगा, इसके y वॉल्यूम के साथ इसका y/2 वॉल्यूम यूज होगा. अब अपन को गिवन है वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO इज इक्वल टू, दैट इज अपन को गिवन है, दैट इज x प्लस y. एक इक्वेशन गिवन है अपन को, और दूसरा इक्वेशन अपन को गिवन है वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर CH4, है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर CO. कितना वॉल्यूम है, इसका 2x हो जाएगा और इसका y/2 हो जाएगा. ये इक्वेशन 2 है. अब इक्वेशन 1 में अपन को गिवन है ये x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, ये इन दोनों का रिलेशन एक गिवन है मुझे कि दिस मिक्सचर रिक्वायर्स 1/6 ऑफ देयर वॉल्यूम, 1/6 ऑफ ऑक्सीजन ऑफ देयर वॉल्यूम. ये अपन को 1.7 टाइम गिवन है ना, तो अपन को गिवन है कि द मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड CH4 रिक्वायर्स 1.7 टाइम ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. तो जितना वॉल्यूम इनका है ये टोटल वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ CH4, मतलब सीधा अब लिख ही देता हूं मैं ना, x plus y is their volume is equal to 1.7 times the volume of oxygen. लो भाई x अपन y पूछा है अपन से, बता दो ना x अपन y क्या पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हैं पता बता दो, ये लिखो रेशियो आ जाएगा अपने पास. अब मतलब ये आपका सेक्शन F था. अब अगर कोई डाउट है तो बोलो, और कोई डाउट है तो. एक्सरसाइज 2 का मतलब इसमें पार्ट 3 में कोई डाउट है, पार्ट 3 का कोई डाउट है तो बता सकते हो. पार्ट 3 में कोई डाउट है वो बता सकते हो. नहीं तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 मैंने कहा था कि आप एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 कर लेना. अच्छा F3 डाउट है पार्ट 3 वाले में, तो पार्ट 3 वाले का F3 अपन कर लेते हैं एक बार. एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 का F3. F3 में given है 2 moles of ethane and 3 moles of oxygen are mixed in a 1 liter flask. ठीक है, मेरे पास वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर और मेरे पास गिवन है CH, ईथेन इज 10 एंड ऑक्सीजन इज 10. इसमें इसके 2 मोल ले लिए मैंने और इसके 3 मोल ले लिए मैंने. ठीक है, और मिक्स इन दिस 1 लीटर फ्लास्क एंड हीटेड टू 1000, मतलब मुझे टेम्परेचर पे गिवन है 1000 का. ठीक है, एंड द रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब मुझे रिएक्शन ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर चलेगा. तो अब रिएक्शन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा भाई, और H2 मतलब 3 हो जाएगा. बैलेंस कर देंगे अपन तो इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 3, तो ये 5/2 बैलेंस. कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है. इफ द रिएक्शन मिक्सचर इज फाइनली कोल्ड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. ठीक है, अपन इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये हो गया. अब कूल करने से वॉल्यूम में थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो 1 लीटर ही जाएगा. तो कह रहा है फाइनली कूल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टोटल प्रेशर इन द वेसल.
ठीक है, पी इक्वल टू एनआरटी लिख देंगे, एनआरटी लिख लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे ना, पहले अपने पास ये अपन ऐसे कर लेते हैं कि भाई पहले गैसेस देख लें अपने पास क्या क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन हुआ है। ये 2.5 लिख लेता हूं मैं, है? अभी जितने मोल्स इसके होंगे ना, इसके 2.5 टाइम यूज होंगे भाई। अब दोनों के मोल्स गिवन होंगे तो लिमिटिंग रीजन चेक करना होगा, दोनों के मोल्स गिवन होंगे तो मुझे लिमिटिंग रीजन चेक करना होगा। जितने मोल्स इसके होंगे इसके 2.5 टाइम इसके यूज होंगे, तो अगर इसके 2 मोल्स हैं तो 2 का 2.5 टाइम्स कितना होगा, इसके 5 मोल्स चाहिए, और हैं कितने, 3, लिमिटिंग रीजन। अगर ये लिमिटिंग रीजन है तो इसका मतलब है ये एक्सेस में है, और ये बनेगा वो तो लिक्विड हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका 2.5 टाइम का मतलब 5/2, मुझे चेक करना था कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है, मुझे पता चल गया लिमिटिंग रीजन। अब क्या करेंगे अपन, ये तो पूरा कंज्यूम होगा, ये देखते हैं कितना रिएक्ट करेगा भाई। इनिशियली अपन को ये क्या बचे, ये तो इनिशियल था ना, रिएक्ट कितना करेगा वो तो इसके हिसाब से करेगा। तो अपन कहेंगे भाई इसमें से ना, अब इसका कितना रिएक्ट किया तो कितना बच गया, और ये कितना फॉर्म हुआ वो कैलकुलेट करो। इसका कितना बच गया और ये कितना फॉर्म हुआ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब छोटा सा पार्ट अपन को लिखना पड़ेगा, वो लिख देते हैं अपन, हमें क्या करना है। अब अपन इसको 2.5 ही लिखा देते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा अपने को। देखो 2.5 मोल्स 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो 3 मोल्स 1/2.5 इंटू 3 से रिएक्ट करेंगे, तो 3/2.5 मोल्स रिएक्ट करेंगे, देयरफॉर मोल्स ऑफ C2H6 लेफ्ट 2 माइनस 3/2.5, ये बचे हुए मोल्स हैं इसके। और ये कितना फॉर्म होगा तो अपन देख लेते हैं भैया। इसका 2.5 मोल्स 2 मोल बनाता है, तो 3 मोल्स कितने मोल बनाएगा, तब 2 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 3, ये इसके मोल्स फॉर्म। तो टोटल मोल्स ये और ये हो जाएंगे अपने के। सो ये अपने पास आ गया 2.5 इंटू 2 5 माइनस 3 2/2.5 आ गया। तो ये दोनों मोल्स क्या आ गए अपने पास, बचे हुए मोल्स ये अपने पास हो गए, जो रिएक्शन के बाद बचे हुए। ठीक है, लगा देता हूं पीवी इक्वल टू, ये कितना हो गया प्रेशर, अपन को वो कैलकुलेट करना है क्योंकि टोटल प्रेशर ये चाहिए अपन को। सो ये हो गया पी, कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना था वेसल का जिसमें 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, सो ये हो गया 6/2.5 प्लस 2/2.5। आर कितना हो गया अपने पास, आर हो गया अपने पास 1/12, और टेम्परेचर कितना 300। लो भाई आंसर आ गया, ये प्रेशर। E1 भी पूछा है किसी ने, तो अपन एक बार E1 भी देख लेते हैं। लो भाई E1 हो गया। E1 अपन को लिखना है तो विल हैव E1 यस। How many of the following statement is or are true about the effect of increase in the temperature? है ना? So effect of increase in the temperature. So how many of the following kinetic theory of gases में अपन को बताना है, how many of the following statement is or are true about the effect of an increase in temperature on distribution of molecular speed in the gases? ठीक है, ये तो अपन ने साफ साफ पढ़ा। The area of the distribution of curve remains same as under the lower temperature, correct? एरिया तो वही रहता है। The distribution becomes broader, हाँ distribution becomes broader ना, ऐसे होता है, पहले ऐसे होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसे हो जाएगा, तो एरिया दोनों का सेम रहेगा लेकिन ये ब्रॉड हो जाएगा। The fraction of molecules with the most probable speed increases, नहीं, पहले T1 टेम्परेचर मतलब लोअर टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले फ्रैक्शन ज्यादा होते हैं, बाद में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद T2 में वो फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो फ्रैक्शन डिक्रीजेस, उसने इंक्रीज लिखा गलत है। फिर अपन कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, तो VMP हाँ पहले इधर था अब इधर आ गया तो इंक्रीज होगा, थर्ड के अलावा बाकी सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले से हो गया। अब दैट इज अबाउट द राइट क्वेश्चन वी हैव
So this is about your exercise 1. अब अपन exercise 3 का पार्ट 2 डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट है जैसे का क्या? लो भाई, अब सोते सोते एक और डाउट आ गया अपन को। F2 भी बताओ सर। चलेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब मिक्सचर गिवन है अपन को, इज बॉन्ड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ तो भाई ठीक है ना, C4H8 है और C4H10 है। ये कितना ग्राम है? टोटल अपन को 2.86 ग्राम है। इसको x ग्राम ले लो, इसको 2.86 माइनस x ग्राम चलेगा। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से बर्न कर दो, तो ये 4CO2 बन जाएगा प्लस 4H2, ठीक है। और इसमें भी अपन ऑक्सीजन लिख लेते हैं भाई, ये 4CO2 बन जाएगा प्लस 5H2 बन जाएगा। सो 8 प्लस 5 13/2 हो जाएगा। ये लो भाई, अब क्या करें बताओ। तो अपन कहेंगे इसमें ये कह रहा है कि 4.14 ग्राम ऑफ वाटर फाउंड, ठीक है। तो इन दोनों का मास मुझे गिवन है, ठीक है, 4.14 ग्राम्स। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ CO2 दैट विल बी फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट कंबशन। खत्म हो गया क्वेश्चन, उसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ये लो भाई, इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 48 प्लस 8 56 हो गए, इसके मोल्स हो गए। जितने मोल्स इसके होंगे, इसके मोल्स 4 टाइम्स हो जाएंगे। सो 4x डिवाइडेड बाय 56 इसके मोल्स हो गए। और इसके मोल्स कितने हो गए? तो इसके मोल्स जितने उसके 5 टाइम्स इसके मोल्स हो जाएंगे। सो ये हो गया अपने पास 2.86 माइनस x डिवाइडेड बाय 50। दोनों के मोल्स आ गए तो दोनों का मास कैलकुलेट कर लो भाई। इधर मोल्स अगर आपको पता है तो मास कैसे कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर मास। और वो टोटल कितना होना चाहिए? 4.4। सो 4x डिवाइडेड बाय 56 प्लस 5 into 2.86 minus x divided by 58 is equal to into 18। इधर भी 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.1। लो भाई, आपके पास x आ गया। अगर x आ जाए तो CO2 पूछा था तुमसे, व्हाट मास ऑफ CO2। हाँ तो ठीक है ना, इधर x by 56 इसके मोल्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 44 इसका मास आ गया। इसका 1 मोल, इसका 4 मोल दे रहा है। तो 4 into 2.86 माइनस x डिवाइडेड बाय 58 इसके मोल्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय इसका 44। अब x कैलकुलेट कर लो, टोटल मास CO2 को बता देंगे। टोटल मास ऑफ CO2 यहाँ x में सब्स्टिट्यूट कर देना, बता दो 44 है ना। 4x आएगा इसका, क्योंकि जितने मोल्स इसके उसके 4 टाइम उसके, प्लस इधर 4 into 2.86 माइनस x डिवाइडेड बाय 58 और इसका मल्टीप्लाई बाय 44। लो भाई हो, तो x कैलकुलेट करोगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, बताओ देख। अब एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 कर लेना भाई। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 इज 5 9 10 11 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से ही शुरू कर लेता हूँ पार्ट 2 का। एट भी पूछा है, तो 8 बता दो। फाइव में इनिशियली गिवन है बंदो, 5 वाला देख लेते हैं। 5 5th वाला क्वेश्चन। Initially, the root mean square velocity of N2 molecule at a certain temperature is U. ठीक है, RMS velocity given है। If the temperature is doubled, then all the nitrogen atom dissociates into N atoms. Then the new RMS velocity will be equal to what? तो ठीक है, VRMS होता है अंडर रूट ऑफ 3RT by। ये कह रहे हैं अपन को, इसके लिए अपन को U गिवन है अपने पास। पहले U स्क्वायर अपन ऐसे कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपन को U गिवन था, तो RMS वेलोसिटी U स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT by M। पहले अपन को गिवन था 5th वाले में कि RMS वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, मतलब ये है N2 मतलब 28 ले लेते हैं।
इंटू 10 की पावर 3 ले लेंगे, ठीक है, इज दिस मच। पहले अपन को एक इक्वेशन ये गिवन है। अब ये कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड, मतलब मैं टेम्परेचर को 2T कर लेता हूं, 3 इंटू 3R 2T कर देता हूं, इंटू 2 कर दिया, और 2T को मैंने थोड़ा ऐसे लिख लिया, शायद अपन वहां पर सब्स्टिट्यूट करके कुछ कैलकुलेट कर पाए, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास ये गिवन है तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, दैट इज ऑल द नाइट्रोजन एटम आर डिसोसिएटेड इनटू, राइट ना। तो अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन एटम अगर डिसोसिएट होता तो 14 हो जाएगा, है ना, और इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, राइट, अपन कहेंगे क्या हो जाएगा अपने पास। अब ऑल द नाइट्रोजन एटम्स आर, तो अपन ने यहाँ पर कहीं मोल्स लिखा था क्या, हाँ ये मॉलिक्यूलर मास ही तो था, तो एटॉमिक मास आ गया, बस इसमें गलती नहीं करना है, हो गई। ये कितना था, 10 की पावर 3। अब क्या करें अपन, है ना, तो अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अब ये मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो एटॉमिक वेट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो गए। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार वो कर लेता हूँ, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mv² होता है, ये 1 मोल के लिए होता है, क्योंकि अपन ने n का वैल्यू ये n इंटू m लिखते हैं, 1 मॉलिक्यूलर वेट। अगर नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाएंगे तो यहां तो मैं 14 लिखूंगा, लेकिन मुझे नंबर ऑफ मोल्स डबल कर देनी चाहिए ना, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, भाई यही गलती हो सकती है तुमसे, और कोई गलती नहीं हो सकती, राइट। तो आप कैलकुलेट कर लो भाई। अगर कोई, अब आइडियल केस का पीडीएफ है, उसमें अलग क्वेश्चन है, तो हाँ रहे, उसमें रहेगा ना अलग। मैंने आपसे कहा था आप अपना शीट सेंटर पर जाके ले लो, क्योंकि सेंटर पे आपको शीट मिलेगा। आराम से, मैं धीरे क्यों बोल रहा हूँ, जोर से बोलना। स्टूडेंट्स को आइडियल का सीट नहीं, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, शीट तो सारे ही आ गए 11th क्लास के, रियल का मिल गया लेकिन आइडियल का नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है, आइडियल का मिल गया आइडियल का नहीं मिला। चलो मैं पूछता हूँ फिर ऐसा कुछ, क्योंकि सारे शीट्स तो सारे मिल गए। रियल केमिकल सब, केमिकल इक्विलिब्रियम ये सब मिल चुका है, आइडियल का ही नहीं है। अच्छा रुको, फिर मैं अकबर सर से अभी बात कर लेगा, तो मुझे याद दिला देना 9:30 के बाद में, 10 o'clock के आसपास, कि आप अकबर सर को याद दिलाओ, हम लोगों को शीट देते हैं। तो अगर किसी और सेंटर पे होगी ना शीट, तो वो शीट पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैंने देखा आइडियल की शीट तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, मतलब बच्चे ले भी नहीं गए, मैं तो देखा बहुत सारे शीट पड़े हुए हैं सेंटर पे। तो किसी और सेंटर से भेजेंगे, लेकिन मतलब शीट तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि मैं भेजूंगा ना तो अब वो डाउनलोड नहीं होते, लास्ट ईयर तक डाउनलोड हो जाते थे, अब नहीं होते डाउनलोड। अब नया शीट आपको लेना ही होगा हार्ड कॉपी। मैं भेजूंगा अगर पीडीएफ, तो उसमें ना पुराना शीट होगा, नया नहीं होता, फिर उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह अपन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको यूज कर, तो अपने पास ये 2/, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करके, दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट। तो आपको कैलकुलेट वो लेके आना पड़ेगा भाई वहां से, ठीक है। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई हमारे पास मतलब ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया। सर ये 5th वाला प्लीज आप बता सकते हैं। 5th वाला कौन सा, सर यही वाला, यही क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं फिर से बता देता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ये लो। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गई थी। अपन को क्या गिवन था ना, इनिशियली द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स एट अ सर्टेन टेंपरेचर इज u। तो ठीक है, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे अपने पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी u गिवन है, तो VRMS तो 3RT/m होता है, और यहां पर अपन लिखेंगे 28, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल है, तो 8 × 10⁻³ अपन लिख लेते हैं,
ये टर्म को गिवन। अब अगर मान लो ये तो N2 मॉलिक्यूल्स के लिए है, तो अगर मान लो N2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए तो क्या, तो अपन कहेंगे भाई उस केस में N2 मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो गए तो ये तो VRMS अपन ने जो कैलकुलेट किया था वो तो 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया था, तो अपन क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ 3RT बाय, अब तो 14 आना चाहिए इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, और टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया। तो अब क्या करेंगे, मतलब क्या कैसे इसको अपन U कैसे बनाएंगे, अपन को U बनाना है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो अपने पास आ गया। अब इसको कैसे अपन U में कन्वर्ट करेंगे, तो U में कन्वर्जन जो है वही चीज इसमें मेन है। हाँ मैंने मल्टीप्लाई किया ना 10 की पावर 3 से, देखो मतलब क्या पूछ रहा है सर, वाई 10 की पावर 3 से मल्टी, ये 10 की पावर 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, क्यों 10 की पावर 3 से अपन क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डबल मोल्स के लिए अपन ऐसे कर लेते हैं। हाँ वो 10 की पावर 3 से अपन क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, डबल मोल से ये तो 2T था, RT ना, हाँ तो अपन डबल ऐसे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टेन की पावर 3 से, अरे तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे, मॉलिक्यूलर वेट उसमें लेना होता है ना अपन को, और केजी में, MPS यूनिट में, तो यहां तो अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों जगह ही करना पड़ेगा करेंगे तो, 10 की पावर 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं अपन क्योंकि अपन को जो मॉलिक्यूलर मास लेना होता है वो किसमें लेना होता है, केजी में लेना होता है, वो अपन ने पढ़ा हुआ है। तो अपन कहेंगे ठीक है सर VRMS अपने पास आ गया, तो वो कितना हो जाएगा, तो यार मुझे लग रहा है इतना थोड़ा सा, ये 2 से मल्टीप्लाई करो, ये करो, ये सीधा सीधा है तो सर PV इज इक्वल टू 1/3 MN VRMS का स्क्वायर। अब आप अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो मास ऑफ मॉलिक्यूल होता है, अगर इसको डबल करोगे तो VRMS डबल हो जाएगा, खत्म बात। अब उसको मतलब इतना सारा क्यों कर रहे हो सब, इसको PV में ही रहने देते हैं। सो 3PV/M इज इक्वल टू N VRMS कर देता हूँ। तो ये मुझे एक बार N2 के लिए U गिवन है, तो अगर मैं नंबर, क्योंकि N2 है ना अपने पास, तो N के लिए कितना हो जाएगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो N के लिए कितना हो जाएगा, 2N हो जाएगा N के लिए, ये N के लिए। तो क्या आ गया अपने पास, सीधा सीधा दिख तो रहा है सर, उसमें तो आपको रूट वूट लेके, इसलिए मैं रूट को हटा रहा था, रूट नहीं लेना चाहता था, क्योंकि रूट लेंगे तो अपन को कंफ्यूज होगा, नहीं नहीं वो रूट आएगा रूट आएगा, इस साफ साफ दिख तो रहा है तुमको सर। पहले आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं थे, आपने VRMS ऐसे लिख लिया, ये VRMS है। बाद में आपके पास जब आपने डिसोसिएट कर लिया तो हमें फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या किया, इसको 2N कर दिया, तो ठीक है नाइट्रोजन के डबल हो गए, तो मैंने 2N कर दिया, क्योंकि नाइट्रोजन डबल हो जाएंगे, डबल होंगे तो RMS होगा तो डबल हो जाएगी, खत्म हो गया। तो अपन कंफ्यूजन नहीं होगा, वैसे लेंगे तो रूट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। ये लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट होंगे तो RMS वेलोसिटी भी अपन डबल कर देंगे। सर इसका आंसर पीछे बी बताया, वो गलत है क्या? बी मतलब आंसर क्या गिवन है इसका, सॉरी सर, सॉरी ए दिया हुआ है, राइट है, राइट है ना, राइट है, सब बराबर है, 2U। बराबर है, चलो तो मतलब वो 2U हो जाएगा क्योंकि N हो जाएगा तो डबल हो गया ना उसमें, उसको कंपेयर करेंगे दोनों को तो हो जाएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अपन क्या फिर 8th की बात कर रहे थे, आप तो मैं 8th वाले लेता हूं। 8th वाले में अपन को गिवन है दैट इज 0.5 moles of gas A and X moles of B exert a pressure of this much, 200 Pascal in a container of volume 10 की पावर 3 at 1000 Kelvin। R का वैल्यू बताओ क्या होगा, अरे यार ये तो बड़ा इजी था भाई, देखना एक वेसल है और उसमें A कितना है 0.5 मोल्स, B कितना है X मोल,
अब अपन से ये कह रहा है प्रेशर कितना है। अब देखो एमकेएस यूनिट लिया उसने, पास्कल, और फिर अपन को वॉल्यूम कितना दिया, वो भी एमकेएस में दिया, 10 मीटर क्यूब, वो भी एमकेएस है। तो अपन लिख लेते हैं ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अपन को पता तो एमकेएस में क्या होता है। Right? तो अब अपने पास आएगा, एक मिनट, मतलब इसको पहले इसको ही कर देता हूं। ये 200 पास्कल हो गया एमकेएस में, 10 एमकेएस नॉट हो गया मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 प्लस एक्स हो गया, और ये आर हो गया अपने पास ये, और टी हो गया अपने पास कितना, टेम्परेचर 1000 के। अब अपन को आर बताना है क्या आएगा, गिवन आर इज द गैस कांस्टेंट, नहीं आर ही लेना है उसको, ठीक है। तो अपन को बताना है एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो लिखो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है अपन को, पूरा ही 2 आ रहा है 1, तो 2 इज इक्वल टू 0.5 आर प्लस एक्स प्लस सर एक्स, वॉल्यूम 1000 होना चाहिए। वॉल्यूम सर मीटर क्यूब में ना, तो फिर लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। तो फिर इसको भी कन्वर्ट करो पास्कल को, फिर एटमॉस्फेयर में, बोलो, फिर इसको भी कन्वर्ट करो, फिर ये तो पास्कल में एमकेएस ही ले लिया ना मैंने, तो एमकेएस मतलब हो गया कि पी को पास्कल में लेना होता है ना, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेना होगा ना, टेम्परेचर तो केल्विन में ही होता है, वही तो लिया मैंने कहा वही ले लेता हूँ जब समझे देना था, क्योंकि उसने पूछा भी है कि आर जूल्स में गिवन है, मतलब एमकेएस यूनिट में आर गिवन है, आर का वैल्यू एमकेएस यूनिट मतलब जूल्स में गिवन है, जूल्स से एमकेएस यूनिट। तो ठीक है भाई, अपन ऐसे कर लेते हैं, तो वही कर दिया मैंने, तो अपन पॉइंट, अब इसको एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4 इज इक्वल टू आर प्लस 2x आर, सो 4 माइनस आर डिवाइडेड बाय 2r इज इक्वल टू x। देखो जरा कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया तो वही लिख देंगे अपन, x इज इक्वल टू 4 माइनस r डिवाइडेड बाय 2r, ए वाला बन रहा है, बन गया। बस इधर उधर देखना, मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ तो नहीं किया। हाँ, अब इस क्वेश्चन में किसी ने लिखा, अच्छा वो लिखा हुआ मैंने हटाया कि सर ये m/2 ही हो गया। हाँ, तो तभी तो अपन ने उसको 2n लिखा, m/2 होने की वजह से, वरना अपन कहते हैं कि भाई अब मास आधा कर लो या नंबर ऑफ डबल कर लो, एक ही बात है। उसी को तो, इसलिए तो मोल्स से किया है इसने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही तो लिखा। पहले ये 28 था, 1 मोल था, अब ये 14 हो गया, तो ये 2n हो गया, उतना ही तो रहेगा, इसलिए किया। राइट, या फिर आप ऐसे करोगे भाई, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स अपन कहेंगे पर मोल के हिसाब से, इसको आप एन करोगे, एन करोगे तो फिर आप मतलब उसको फिर इक्वेट करोगे, इसको ऊपर लेके आओगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। उससे अच्छा था कि अपन डबल कर लें, मास वही, क्योंकि नंबर ऑफ मतलब वेलोसिटीज, अगर आरएमएस रूट मींस पर वेलोसिटी डिपेंड ऑन द नंबर। भाई अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए एन था डिसोसिएट हो गया तो डबल मॉलिक्यूल बनेगा तो डबल हो जाएंगे आरएमएस स्पीड, अगर, क्योंकि फ्रैक्शन अपन ने ऐसे पढ़ा ना, भाई देख इसके अंदर फ्रैक्शन सेम रहेगा, अगर पार्टिकल चेंज हुए, डिसोसिएट हुए और डबल हो गए तो एरिया भी डबल हो जाएगा, अगर डिसोसिएट हो।
सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, देख लो। हाँ, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अपने पास गिवन है, इनिशियली द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल एट अ सर्टेन टेम्परेचर is given. Temperature is doubled and all the nitrogens are dissociated into this. The new RMS velocity will be equal to टेम्परेचर को डबल करना, अब नया RMS वेलोसिटी अपन को चाहिए, ठीक है। तो अब पहले इनिशियली लिख रहा है U इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m। अब आप कह रहे हो टेम्परेचर को डबल कर दें और इसको अपन ने हाफ कर दिया, तो अपन कहेंगे अंडर रूट ऑफ 3RT और मास हो गया अपना m/2 और इसको डबल कर दें, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा 3RT 4/m। एक ही बात है, ओके। तो अब मैंने अब 10 की पावर 3 इधर भी होगा, 10 की पावर 3 इधर भी होगा, तो मतलब क्यों करना, ठीक है। अब वो करा कि अब बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, चलेगा। अब अपने पास, ठीक है ना, आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 9, अब 9th की बात करते हैं। अब 9th में ना फिर आ रहा है, अच्छा देखो मैंने तुमसे मतलब पहले ही कहा था कि अपन को सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए, और अब तुमने देखा ना कभी कोई फॉर्मूला के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर में, फॉर्मूले के अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहे यार। वापस उन्होंने देखो अब ये ग्राफ बना दिया और अजीब सा मतलब ग्राफ लग रहा है, फ्रैक्शन वो तो आपने बता रखा है और वेलोसिटी। अब आपने ऐसे ग्राफ बनाया, एक ग्राफ ऐसे बना दिया, एक ग्राफ ऐसे बना दिया, एक ग्राफ ऐसे बना दिया, और सभी में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बना दी, ठीक है बनाओ। उसमें वो क्या कह रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ, अब ये बताओ कि इसमें ये जो है ये 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। अब वो कह रहा है इस 1 2 3 में से एक H2 है, एक N2 है और एक O2 है, ये 3 है, तो कौन सा ग्राफ किसके लिए होगा? तो अपन कहेंगे भाई जिसका मास ज्यादा होगा ना उसकी वेलोसिटी कम होगी। इनमें मास किसका सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन का, उसकी वेलोसिटी सबसे कम इसकी हो। तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, लेकिन टेम्परेचर सेम होना चाहिए। टेम्परेचर तो अलग अलग, कोई बात नहीं, तो टेम्परेचर डाल के चेक कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। अभी टेम्परेचर चेंज करोगे तो अलग अलग होंगे, तो कैलकुलेट कर देंगे, उसमें क्या है भाई। मोस्ट BMP होता है अंडर रूट ऑफ 2RT/m, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो V of H2 लिख लेता हूं। अच्छा पहले एक बार देख लेता हूं सारे ऑप्शन में टेम्परेचर सेम है ना। H2 का टेम्परेचर सभी में 300, N2 के टेम्परेचर सभी में 300, और O2 का टेम्परेचर 400। फिर तो मेरा क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। ये लो देखो, सो अंडर रूट ऑफ 2R, H2 के लिए टेम्परेचर कितना? 300, M होता है 2। अपन इसको भूल ही जाते हैं क्योंकि इसको तो मैं सभी में कांस्टेंट रखूंगा। अंडर रूट ऑफ 2R कांस्टेंट रखता हूं। टेम्परेचर कितना है? ये अपन नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन में 300 है, डिवाइड बाय 28 कर लेता हूं, ये तो कांस्टेंट है। और वेलोसिटी ऑफ ये कर लेता हूं ऑक्सीजन, सो ये 2R होगा और ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 32। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये तो रूट ऑफ 50 मतलब प्रोपोर्शनल आ गया, मैंने इसको कांस्टेंट रख लिया सभी में, ठीक है। तो ये हो गया रूट ऑफ 150, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 28। अगर मैं 30 ले लेता ना तो अराउंड 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, रूट ऑफ 10.2 या 3 ऐसे कुछ आ रहा है। 2 ले लेता हूँ और इसको कैंसिल करूंगा तो प्रोपोर्शनल टू ये हटा लेते हैं ना, सभी में वही था तो कॉमन था, तो ये 4/3 का मतलब हो गया 1 पॉइंट समथिंग है। 4/3 का मतलब 400, अरे 400 बाई ये क्या था? O2 था ना, 32 था 30 है ना। तो 400/32 का मतलब हो गया 4, ये हो गया 100 बाय 12.25। ले भाई, हो गया तेरा क्वेश्चन। मतलब O2 वाला सबसे लास्ट वाला होना चाहिए वेलोसिटी,
O2 की वेलोसिटी सबसे नहीं, सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन की है, फिर O2 की है और फिर ये, ले भाई, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन है अपना, और ये O2 है अपना, और ये N2 है अपना। लो भाई, अब 1 2 3 कर दो। तो 1 वाला कौन सा हो जाएगा? N2 O2 और H2 लास्ट में, मोस्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा। ओके, अब इसमें अपन को एक ग्राफ गिवन था और इसमें अपन से पूछा था आइडेंटिफाई द वेलोसिटीज। अरे भाई, 10th वाला तो नहीं पूछा ना? अरे भगवान, 10th वाला कैसे कोई पूछ सकता है? पता, ये इस टाइप के क्वेश्चंस वही पूछ रहा होगा जिसने क्लास मिस किया होगा 100%। अब क्लास मिस करें, चलो सर से सब पूछ लेते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये VRMS है, और दोनों के बीच में V एवरेज होता है, तो क्लास में पढ़ा। अब इसको क्या बोलूं, बना तो है उधर, क्या बताऊं उसमें? कोई पूछ रहा है क्वेश्चन? भैया ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वहां कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। ए वाला ग्राफ आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, बी वाला ग्राफ आपका एवरेज वेलोसिटी है, और सी वाला ग्राफ आपका ऐसे होता है। क्वेश्चन कोई अलग से थोड़ी बनाएगा, वो क्लास में जो बताए बस वही होते हैं क्वेश्चन। 11th वाले की बात करते हैं। अब 11th वाले में डिस्कस करेंगे ना अपन, तो अपन चेक करेंगे दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल एरियाज। अच्छा, तो करेक्ट कितने हैं ये देख लेते हैं भाई। चलो नॉट करेक्ट के लिए करते हैं, तो 1 वाले को देखते हैं। ये वाला कौन है? डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी ऑफ गैस कम होगी। वो कैसे? D इज इक्वल टू PM अपॉन RT होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ तो सही है, करेक्ट, ठीक है। चलो फिर दूसरा देखते हैं। अब D और T की बात कर रहा है, तो अपन कहेंगे अगर D और T ऐसे है तो ऐसे कैसे बता दें? D और T ऐसे कैसे होता है? कुछ लॉग वगैरह लिया क्या? नहीं, D और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है? D और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है? हाँ बता सकते हैं भाई। इंटरसेप्ट अगर अपन देखें तो ये वाला पार्ट तो है ही कुछ कांस्टेंट, एकदम कांस्टेंट तो होगा नहीं, तो M अपॉन RT का कुछ तो वैल्यू होगा, है ना? M अपॉन RT का अपने पास कुछ तो वैल्यू होना चाहिए भाई। तो अब कुछ तो वैल्यू होगा, तो मतलब क्या वैल्यू, मतलब अपन ऐसे बता सकते हैं क्या? 0। अगर टेम्परेचर केल्विन में होगा तो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा गिवन नहीं है, सिर्फ T इज टेम्परेचर लिखा हुआ है। D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो ठीक है, बाकी पार्ट को अपन कांस्टेंट ले लेंगे। ये तो PM अपॉन RT है ना, तो अगर अपन बाकी पार्ट को कांस्टेंट ले लें इस वाले को, तो 3 वाला तो सही है। 3 वाले में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं कि D और 1/T है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ठीक है। अब सेकंड वाले की बात करते हैं पहले, तो मतलब ए 1 गिवन था, ये सेकंड, ये तो सही था। अब सेकंड वाले में क्या गिवन है कि D और T, अगर मैं T केल्विन में ले लूं तो डेंसिटी, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, वो तो बढ़ता ही है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आपने बताइए कैसे? अच्छा, इसमें तो डाउट आ रहा है। एक बार फोर्थ वाला और चेक कर लेते हैं, अगर वो भी सही आ गया तो फिर अपन कहेंगे भाई यही गलत है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। अपन फोर्थ वाले की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ प्रेशर। अगर डेंसिटी ऑफ द गैस अपन कहेंगे कि भाई D एंड P, डेंसिटी बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर और डेंसिटी गैस का, अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अपन देंगे प्रेशर और डेंसिटी, हाँ लिखा था सीधा सीधा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर भी प्रेशर और वो कर रहे हैं, पर टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे हैं, तो वी कैन राइट लाइक दिस। ये भी सही है, ये मेरे लिए गलत आ रहा है। बी वाला मेरे लिए गलत आ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, बाकी तो करेक्ट है। डेंसिटी ऑफ गैस,
Which one of the following graphs is not correct? इसको अगर मैं केल्विन में लेता हूँ तो भी यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख तो रहे हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर ये सही है तो ये वाला नहीं तो नहीं, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ये अपने आंसर हो जाएंगे। इसको 11th वाला ये हो जाएगा अपने लिए। वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्मूले से बता। फिर 12th वाला कहा है आपने, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.7 ग्राम ऑफ एसिटिलीन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई एक बात बताओ, ये तो सीधा सीधा गिवन है यार, E इक्वल टू 12th वाले में सीधा लगाओ ना E इक्वल। किसने पूछा था ये? एसिटिलीन मतलब C2H2 होता है, तो 20 कितना होता है, 24 प्लस 2 26 ग्राम होता है। सो अपन को प्रेशर गिवन है 740 डिवाइड बाय 760। वॉल्यूम अपन को बताना है, एन अपने पास 26 कितना हो गया, मास कितना गिवन है 4.75 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय आर हो गया 0.0826 और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हो गया अपने पास 50 डिग्री का मतलब हो गया 30 40 50 सो 323। ये दोनों वॉल्यूम हो गया। अब ये कोई और डाउट है सर? पीछे आंसर 4 गिवन है। हाँ, इसका आंसर 4 गिवन है पीछे। सर वो शीट में लगता है पीछे गलत आंसर दिया, 2 ही आना चाहिए इसका। इसका आंसर 4 गिवन है। हाँ सर। हाँ 4 गिवन है। अरे रुको यार, रुको 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 फिर डेंसिटी और प्रेशर दे आर प्रोपोर्शनल। अगर अपन प्रेशर बढ़ाएंगे सर 4 तो हो ही नहीं सकता। तो डेंसिटी ऑफ द गैस बढ़ेगा। एक तरीके से देखो ना, ओरिजिन ही तो दिख रहा है इसमें भी, तो ओरिजिन से ऐसे अटैच नहीं है मतलब, लेकिन यहाँ से भी लग रहा है तो अपन ऐसे थोड़ी समझेंगे कि इधर इधर कहीं है। प्रोपोर्शनल जैसे ही दिख रहा है यार, 45 डिग्री तो है बॉडी। एक बात बताओ, सीधी सीधी बात है यार, डी और टी अगर 1 करेक्ट है तो 2 कैसे हो सकता है? वो कुछ भी लिखा नहीं। अच्छा, वो कह रहा आदित्य बोल रहा है कि मैंने ऑनलाइन चेक किया है 2 ही आंसर है। अच्छा, ऑनलाइन चेक किया तुमने? हाँ तो ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है तुमको? वो कह रहा पीछे मिस प्रिंट है। वो मैंने उसने ऑनलाइन उस पे साइट पे चेक किया, एनटीए की साइट पे, वो कह रहा कि ऑनलाइन चेक किया है तो आंसर 2 गिवन है। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसमें अपन चेंज कर लेंगे आंसर, है उसमें चेंज कर लेते हैं। आंसर अपन चेंज कर लेंगे। नहीं, लेंथ वाला आंसर 2 है। ठीक है, वो आंसर 2 होगा तो उसको चेंज कर लेंगे। क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया है इंडिया के साइट पे, तो ठीक है। क्योंकि यार सीधी सीधी बात है, अगर ये करेक्ट है तो ये करेक्ट कैसे हो सकता है? गलती होगा। चल अच्छा, अब ये हो गया अपने एक्सरसाइज 3। अब एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। पार्ट 1 में कोई डाउट अगर है तो पार्ट 1 का भी डाउट पूछ सकते हो आप। पार्ट 1 का कोई डाउट? पार्ट 1 का 5th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन, तो मैं 5 और 13 बताता हूँ, 13 भी बताता हूँ, 5 भी बताता हूँ। 5 और 13 देख लेते हैं पहले। पार्ट 1 का 5 और 13 है। सो 5 9 एंड 13। ठीक है, तो पहले फिर 5 की बात कर लेते हैं। तो पेयर ऑफ ये आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। आइसोथर्मल मतलब
ठीक है। सो आइसोकोरिक प्रोसेस अमंग द फॉलोइंग, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ तो ग्राफ अपन को दिख तो रहे हैं वहां से भाई, आइसोकोरिक कॉन्सेंट है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो n से k की तरफ वॉल्यूम कांस्टेंट है या lm भी कांस्टेंट है, तो lm और nk उसमें टिक कर देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज आइसोकोरिक, राइट। तो ये आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, इसमें आइसोबैरिक क्या हो जाएगा, kl एंड nm दे विल बी आइसोबैरिक, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 9 में अपन को गिवन है a closed vessel with a rigid walls contains 1 mole of uranium 23892 and 1 mole of air, चलेगा। Considering complete decay of this, the ratio of the final pressure to the initial pressure in the system is, ठीक है। देखना अपने पास गिवन है एक रिजिड वॉल वाला वॉल्यूम वेसल है, उसमें यूरेनियम 238 है और 92 है, और इसमें एयर प्रेजेंट है, ये 1 मोल है और 1 मोल एयर एट 290, ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, 1 मोल है। अब ये कह रहे हैं अपन से ये 2 मोल्स हो गए। कंसीडरिंग कंप्लीट डीके, इसका डीके करना है, कंप्लीट डीके मतलब ये लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 208 और लेड तो 82 होता है, तो इसमें हीलियम आएगा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं, ये अपन को पता है। तो हीलियम कितना होगा, तो 30 हो जाएगा, ये 208 है 206 है, 206 होगा यार, हाँ क्योंकि 206 ही आएगा ना, तो 32 आना चाहिए, 32 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो 8 तो आगे हीलियम अपने पास। बीटा पार्टिकल नहीं भी करेंगे, वो कोई गैस थोड़ी है, तो गैस से मतलब तो अपन कर लेते हैं। चलो अपने पास 8 मोल से आ गए, तो अपन क्या करेंगे ना भाई, इसके बाद कंप्लीट डीके करेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, क्लोज वेसल विद रिजिड वॉल 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस, ठीक है। इसका कंप्लीट डीके करते हैं, द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज, तो ठीक है। अब प्रेशर के लिए ये तो सॉलिड होगा, तो प्रेशर तो इसकी वजह से आएगा, तो 1 होगा प्रेशर इसका, और अब गैसेस कितने हो जाएंगे, एयर और ये अब 9 हो जाएगा मेरे ख्याल से, कि अब टोटल मोल्स, फाइनल प्रेशर ये इनिशियल था तो 1 मोल था, और फाइनली कितना हो गया, तो 8 मोल तो हीलियम आ गए, फाइनल मोल 8 + 1 होगा, 9 आंसर आना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर अपने पास जो गिवन है दैट इज 9 का आंसर, अपन चेक कर लेते हैं भाई कितना आ रहा है, तो अपन चेक कर लो, उसमें 9 का आंसर 9 आना चाहिए। इनिशियली सिर्फ एयर था, ये तो सॉलिड है ना, यूरेनियम तो अपन ने पढ़ा ना, यूरेनियम दैट इज अ सॉलिड में, उसको डिकम्पोज करेंगे तो ये बनेगा और ये गैस बनेगा, और बाकी अपन को बैलेंस करना होता है, लेकिन वो गैस थोड़ी होता है बीटा पार्टिकल, हीलियम गैस होता है। अब अपन से क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछ रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं सर देखो 10 भी पूछा हमने, 10 भी पूछा है, आप ध्यान दो, ठीक है भाई, हम ध्यान देते हैं, 10th भी बताते हैं, तो फिर 10th वाले को अब इसको हटा ही लेते हैं ना, 10th वाले, 10th वाले में अपन को गिवन है दैट इज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ अ आइडियल गैस, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड, जरूरत नहीं है इनकी, अपन को मीन फ्री पाथ और मीन स्पीड अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज 4 times and the pressure is increased by this, ठीक है भाई। तो अपन एक काम करते हैं, मेरे पास आइडियल गैस है, PV = nRT होता है, ये इक्वेशन है मेरे पास, आइडियल गैस है तो ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो अगर अपन इसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, ये कह रहा है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस इंक्रीज बाय 4 times, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 40 आ जाएगा, और इसमें अपन से कहा कि अगर मैं सपोज इसका एंड इट्स प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2 times, तो ये 2PV हो जाएगा, राइट, 2PV हो जाएगा। अब अपन इसमें क्या करें, अपन अब इसमें अपन को ये कैलकुलेट करना है कि भाई as a result the diffusion coefficient of
the gas increases by x times what is the value of x. तो इसकी वजह से जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा वो x टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या बताएगा? तो मीन फ्री पाथ एंड द मीन स्पीड, तो अपन एक काम करते हैं, मीन स्पीड मतलब v एवरेज, और v एवरेज होता है 8RT by pi m होता है ना, 8RT by pi m, राइट? तो अपन इसको लिख सकते हैं दैट इज मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड. तो 8RT by मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड हो जाएगा. तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ. ठीक है, चलेगा, इज प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ. हाँ चलेगा. तो मैं इसको लिख लूंगा क्या, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT by 8RT को मैं PV लिख लेता हूँ, PV by pi m. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अपन ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट होगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जनरली अपन ये वाले पार्ट को कांस्टेंट रखते हैं. और वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर को मैं 4 टाइम इंक्रीज करता हूँ और प्रेशर को मैं डबल कर देता हूँ. तो अगर मैं इसको 4 टाइम इंक्रीज करूंगा तो 8R into 4T हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई m. और प्रेशर को मैं रूट हटा ही देंगे, तो प्रेशर को मैं डबल कर लेता हूँ, 8P V by pi m, है ना? तो 2PV by pi m ना. अब PV कैंसिल कैसे करोगे, किसी एक से कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों से थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हो. या तो इससे कैलकुलेट करो या इससे कैलकुलेट करो, या तो इसको कांस्टेंट रखो या उसको कांस्टेंट रखो, किसी एक पार्ट को कांस्टेंट रखो आप. हाँ, किसी एक पार्ट को आप कांस्टेंट रखो, क्योंकि वो बोल रहा है ना अपन से कि द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब या तो इस तरफ वाले को कांस्टेंट रखो या इस तरफ वाले को कांस्टेंट रखो, किसी एक को कांस्टेंट रखना होगा. ठीक है, तो अपन ना NR की तरफ वाले को कांस्टेंट रख लें अगर, तो मेरे पास क्या आएगा, मैं कहूंगा प्रेशर को अगर आप डबल कर रहे हो, इसको डिफ्यूजन कोफिशिएंट में डाल देता हूं, तो V एवरेज दे रखा है ना, मीन स्पीड, तो एवरेज विल बी इक्वल टू दिस मच. सो अंडर रूट ऑफ 8 लिखेंगे इसको, दैट विल बिकम इनटू 2P V अपॉन pi m. सो रूट 2P ही आएगा फिर तो अपने पास. तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहीं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है. द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द आइडियल गैस टू इट्स मीन free path and mean speed, then the absolute temperature of the ideal gas is 4 times. Absolute temperature of the ideal gas is 4 times, and its pressure increases by 2 times. As a result, the diffusion coefficient of the gas increases by x times. Mean free path and mean speed. Mean free path and mean speed तो यही होता है. Mean speed मतलब average speed. So average velocity is equal to the 8RT by pi m. सही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर अपन सिर्फ P को कंसीडर कर रहे हैं तो √2 टाइम्स आ रहा है. √2 तो आ ही नहीं सकता है, इसका वैल्यू इंटीजर आना चाहिए. अगर मैं रुको, अपन कहीं ना कहीं मतलब इसका और इसका रिलेशन ही बनेगा बस. तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, एक मिनट ना, मैं ऐसे करते हैं अपन, हमें एक बात पता है कि मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ 2PV अपॉन, ये तो कैंसिल हो रहा है ना यहाँ से, तो डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ मैं, है ना, 1 मोल के लिए. तो PV डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू RT. अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ 8RT by pi m, है ना,
तो RT की जगह मैं लिख लेता हूं PV/2, तो PV/2 कर लेता हूं। कांस्टेंट है तो कर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आएगा अपने पास 8RT बाय ये PV/2 आ जाएगा पाई है। अब क्या, तो ये आ जाएगा अपने पास √4। तो वेलोसिटी अपने पास अब, अरे यार कंपैरिजन फिर नहीं होगा ना, कंपैरिजन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। The rate of diffusion coefficient of an ideal gas is proportional to the mean free path and the mean speed. The absolute temperature of the gas is increased by 4 times and its pressure increases by 2 times. तो कर दिया ना आइडियल गैस में, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ठीक है, तो अब क्या, एज अ रिजल्ट द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस इज इंक्रीजेस बाय, diffusion coefficient of the gas is increased by एक मिनट रुकना है, क्योंकि मुझे मतलब एक ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ अपन गड़बड़ तो कर रहा है, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन तो ये होता है। क्योंकि मीन फ्री बात ऐसा तो नहीं, अपन को कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया उसने, तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की बात कर रहा है। और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है PM/RT। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। तो अपन कहेंगे, अब डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इधर लिखेंगे अपन से, तो इसका मतलब है कि इसको डबल करें, इसको ट्वाइस करें, तो ये अपन को स्क्वायर करना होगा। देखिए ये R है, और अगर मान लो एक तो R अपने पास ये आ गया और दूसरा R अपने पास ये है, अंडर रूट ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2PM डिवाइडेड बाय प्रेशर डबल किया R, और ये आ जाएगा अपने पास 4T, भाई 2T आएगा अपने पास। तो अपने पास आएगा दैट इज R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर भी डबल कर रहा है और रेट टेम्परेचर भी डबल कर रहा है, समझ में नहीं, तो गड़बड़ है यार। अरे रुको, इसको फिर से मतलब सोचूंगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ उससे, है ना। अपन इसको फिर से सोचेंगे, अपन नेक्स्ट वाला कर देते हैं, क्योंकि वो ना एक बार अब जब गलत डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन को करना चाहिए, वापस आना चाहिए नए दिमाग के साथ कि भाई नया अटेम्प्ट करेंगे ना अपन तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा करते हैं अपन, और इसके बाद फिर उसे अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा। A closed tank has 2 containers A and B filled with oxygen. The partition separating the 2 compartments is fixed. चलेगा, and is perfect insulator, heat insulator, ठीक है, इंसुलेट करेगा। If the old partition is replaced by, मतलब पहले वाला पार्टीशन जो है ना, इसमें जो गिवन है अपने पास, तो पहले वाला पार्टीशन जो है, ठीक है ना, इसमें ये फिक्स है और इंसुलेटर है, कोई टेम्परेचर का इधर उधर नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि if the old partition is replaced by the new partition which can slide, अच्छा फिर तो बड़ी अच्छी बात है यार, अगर वो स्लाइड कर सकता है A और B में, तो अपन को पता है फिर तो ये स्लाइड करेगा, तो तब रुकेगा जब दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाए, मतलब रुकने का टाइम तब होगा जब PA इक्वल टू PB हो जाए, क्योंकि अगर प्रेशर उधर जाता है तो उधर को आएगा, उधर जाता है तो उधर को जाएगा, तो बड़ी अच्छी बात है, प्रेशर सेम हो जाएगा। सो न्यू मतलब वो नैरो ट्यूब वाले क्वेश्चन को इसमें स्लाइडर से रिप्लेस कर दिया। अब ये कहते हैं कि प्रेशर इक्वल हो गए, रिप्लेस बाय द न्यू पार्टीशन व्हिच कैन स्लाइड एंड कंडक्ट द हीट, मतलब दोनों तरफ टेम्परेचर भी इक्वल हो, बड़ा अच्छा हो गया अपने लिए। भाई पहले आपने फिक्स कर रखा था, है ना, ए और बी, और इसमें अपन को पता था, अब आपने रिप्लेस कर दिया इससे। अब ये क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ द कंपार्टमेंट ए आफ्टर द सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम, हाँ तो बड़ा इजी है भाई, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, इधर वाले मोल्स और इधर वाले मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, प्रेशर इक्वल है ना,
वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। भाई इसके मोल्स कितने हैं, मोल्स क्या आ रहे हैं, पीवी अपन आरटी। सो प्रेशर कितना है, प्रेशर हो गया पी दैट इज 5 बार, तो ये 5 ले लेता हूँ। और वॉल्यूम ना उसने मीटर क्यूब में पूछा है, अपन लीटर्स में चलते हैं क्योंकि आर को लेके चलेंगे ना, अपन को पता है अपन ने लीटर्स में लिया ना, बाद में जाके अपन मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अपन आर बार यूज करेंगे तो अपन इजीली यूज कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय क्या था 400 आर। इसके मोल्स ले लेते हैं, इसके मोल्स हो जाएंगे अपने पास कितने, एनबी। एनबी कितना हो जाएगा अपने पास 1 × 3 डिवाइडेड बाय 300 आर। अब ये हो गए। अब पहले तो मोल्स अपन को पता है, अब जब आप उसको स्लाइड करोगे तो प्रेशर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है एन तो वही रहेगा आर टी अपॉन वी कर लूंगा, वी कर दूंगा इधर एन बी इंटू आर टी अपॉन वी कर दूंगा। अब देखिएगा उसने कहा अब ये हीट कंडक्ट कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात है यार टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा दोनों तरफ, वाइट इज सो। सर अभी क्लास है सर नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, ये तो कर ही लोगे ना आप तुम, इसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम है यार। अब इसमें ना तुम लोग कर लेना, इसमें एन एन बी है ये कैंसिल हो गए, उनको सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो एन एन बी का रेशियो आ जाएगा और बी ए प्लस बी बी आपको कर देना, मैं बाद में फिर वो कर दूंगा। ये अपन को देगा, ये 3000 ले लेना क्योंकि मैंने लीटर्स में ले रखा, कर लेना बाद में। चलो ठीक है, मेरी भी क्लास है यार, अरे 6:10 हो गया, मेरी तो दूसरी क्लास हो जाएगी शुरू। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपन मतलब इसको कंटिन्यू कर लेंगे और फिर आगे केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे। चलो थैंक यू, बाय बाय सर। बाय सर।